इस अंतिम भाग में सुनिए गीता से रिलेटेड कैरेक्टर्स की कुछ ह्यूमन स्टोरीज। वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 से लेके 1785 तक, और इनकी पावर्स बॉम्बे और मद्रास पे भी थी। बॉम्बे में मराठास को हैंडल करते हैं, मद्रास में मैसूर की पावर्स को हैंडल करते हैं, और इनका गवर्नेंस का तरीका यह था कि हिंदुस्तानियों को समझो, इनके तौर तरीके, भाषा, संस्कृति, इसको समझो, हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों के तरीके से गवर्न करो। पर ये चीजें उनके साथ जो काउंसिल के मेंबर्स थे उनको सूट नहीं करती थी, और उनका कॉन्फ्लिक्ट बार बार होता रहता था, और यहां तक कि जो इंग्लैंड में बैठे हुक्मरान थे उनको भी सूट नहीं करती थी। एक काउंसिल मेंबर फिलिप फ्रांसिस के साथ तो इनकी बाकायदा ड्यूएल होती है कलकत्ता में, जहां ये उसको गोली चला के घायल कर देते हैं। इनके खिलाफ जो आवाजें उठ रही थी उसके बेसिस पे इंग्लैंड में 1782 में इनकी इंपीचमेंट का रेजोल्यूशन मूव होता है। कुछ एनोनिमस लेटर्स अपीयर करती हैं वहां पे जो इनके खिलाफ एलिगेशन लगाती हैं, मिसडिमीनर्स के, पैसा खाने के और तरह तरह की क्राइम्स के। बाद में यह पता लगता है कि ये लेटर्स का स्टाइल फिलिप फ्रांसिस का ही है, वही जिसको इन्होंने गोली चला के घायल किया था। पर 1785 में रिजाइन करते हैं, वापस इंग्लैंड जाते हैं। 1785 से लेके 88 तक इनके खिलाफ पेपर्स बटोरे जाते हैं, और 1788 से 1795 तक इनके खिलाफ वेस्टमिंस्टर हॉल में एक जबरदस्त मुकदमा चलता है जो इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स के नाम से जाना जाता है। बाकायदा इसकी टिकट्स बेची जाती हैं, लोग वहां आते हैं टिकट खरीद के और देखते हैं उस मजमे को। एडमंड बर्क और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं, और वॉरेन हेस्टिंग्स उतने अच्छे ओरेटर नहीं थे। उसके बावजूद भी 1794 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो इनके बाद गवर्नर जनरल बने थे हिंदुस्तान के, वो अपीयर करते हैं इनकी तरफ से विटनेस, और कहते हैं कि इनकी इज्जत हिंदुस्तान में अनपैरेलल्ड है, अनचैलेंज्ड है, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनको सब प्यार करते थे। विलियम लार्किंस, जो उस टाइम पे अकाउंटेंट जनरल थे बंगाल के, वो भी अपीयर करते हैं और वो कहते हैं इन्होंने कोई पैसा नहीं खाया हुआ है। और काशीनाथ भट्टाचार्य, जिसने गीता को ट्रांसलेट करने में मदद की थी, वो और 111 जो ब्राह्मण थे बनारस के, वो एक पिटीशन भेजते हैं इनके फेवर में और कहते हैं कि इनको सब प्यार करते थे। उसकी बिना के ऊपर वॉरेन हेस्टिंग्स बरी हो जाते हैं, पर वो कहते हैं कि मेरा सब कुछ तो तुमने ले लिया। वॉरेन हेस्टिंग्स वो आदमी था जिसने जब गीता को प्रेजेंट किया था अपने हुक्मरानों को, तो ये लिखा था कि सच वर्क्स गीता विल आउटलिव द ब्रिटिश डोमिनियन एंड डोमिनेंस इन इंडिया। ये लिखने के लिए बहुत दम चाहिए, पर वॉरेन हेस्टिंग्स बिल्कुल बैंकरप्ट होकर बाहर निकलते हैं इस पूरे इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स से, और सारा आसरा वो गीता सार में लेते हैं जब वो कहते हैं कि मैं निष्काम कर्म में विश्वास करता हूं। वो अपनी वाइफ को लिखते हैं कि ये जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है गीता में, वो सब मेरे जीवन में मेरे अपने ऊपर अप्लाई करता है। लेट द मोटिव बी इन द डीड, दैट्स ऑल। मैं रिजल्ट की चिंता नहीं करता। और अब काशीनाथ भट्टाचार्य, सर्वशास्त्र गुरु बनारस के, जिन्होंने चार्ल्स विल्किंस को गीता को ट्रांसलेट करने में गाइड किया था। काशीनाथ वॉरेन हेस्टिंग्स के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने कलकत्ता में एक मदरसा सेटअप किया है, बनारस में एक संस्कृत पाठशाला सेटअप करने में हमारी मदद कीजिए। पर इससे पहले कि कुछ हो, वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड चले जाते हैं। विलियम जोन्स, जो कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो काशीनाथ को अपने पास बुलाते हैं, बट काशीनाथ किसी कारणवश जाते नहीं हैं वहां पे। पर काशीनाथ ने एक 10,000 संस्कृत के शब्दों की एक ग्लॉसरी बनाई थी, कंपाइलेशन बनाई थी, जो विलियम जोन्स को प्रेजेंट करते हैं सप्त संदर्भ बिंदु के नाम से। वो आज भी देखने को मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है। उसके बाद जोनाथन डंकन बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट बन के आते हैं। डंकन
वॉरेन हेस्टिंग्स के चहेते थे, क्योंकि वो भी लैंग्वेजेस में बड़ी तेजी से मास्टरी हासिल करते थे। डंकन इनकी रिक्वेस्ट को पाठशाला की प्रमोट करते हैं और एक पाठशाला बनती है। पर यहां कॉन्फ्लिक्ट आता है अंग्रेजों का और हिंदुस्तानी स्टाइल का। अंग्रेज सोचते हैं कि हम एक कॉलेज सेटअप करेंगे, एक बिल्डिंग जहां टीचर्स भी आएंगे और स्टूडेंट्स भी आएंगे। काशीनाथ समझते हैं कि मैं एक पाठशाला सेटअप कर रहा हूं, हिंदुस्तानी गुरुकुल के स्टाइल की, जहां गुरुज अपने घर में बैठते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनके घर पे आते हैं और ये सारे टीचर्स घर पे बैठ के उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसकी वजह से जब पाठशाला बनी तो वहां पे टीचर्स सारे के सारे अपने घरों में बैठते थे, खर्चा रिसीव करते थे और बच्चों का वहीं ध्यान रखते थे। अंग्रेजों ने कहा कि ये बदमाशी है, ये आप पैसा खा रहे हैं, और इसके कारण 1801 में काशीनाथ को विलेन डिक्लेयर करके बर्खास्त कर दिया उनकी पाठशाला से। काशीनाथ उसके बाद लॉर्ड मॉरिंगटन को, जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, एक बड़ी लंबी लेटर लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन की और उनसे जस्टिस की गुहार करते हैं। पर आगे क्या हुआ, इतिहास इसके बारे में बिल्कुल चुप है। 200 साल के बाद स्कॉलर्स काशीनाथ को डिस्कवर करना शुरू करते हैं। काशीनाथ जो गीता को पढ़ाते थे, उनकी लाइफ टाइम में उनको जस्टिस नहीं मिलता है, बट बाद में रिचर्ड डेविस के जैसे और स्कॉलर्स काशीनाथ को डिस्कवर करते हैं और उसको वो क्रेडिट दिलवाने की बात करना शुरू करते हैं जो 200 साल पहले काशीनाथ को मिलना चाहिए था। और अब सुनिए कहानी हाइनरिक हिमलर की, हिटलर के संगी साथी, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, एसएस गार्ड्स और गेस्टापो के इंचार्ज, और सबसे खतरनाक बात यह कि ये मेन आर्किटेक्ट थे होलोकास्ट के, जिसमें कोई 60 लाख के करीब ज्यूज मारे गए थे और 1 करोड़ 10 लाख के करीब जिप्सीज, रोमानी और बाकी लोग मारे गए थे। कंसंट्रेशन कैंप्स के ये इंचार्ज थे, इन्होंने वो सेटअप किया था। और इनका एक दिन की कहानी सुनिए। कंसंट्रेशन कैंप सेटअप होता है, वहां गैस चैम्बर बनता है जिसमें लोगों को मारने की सुविधा वो उन्होंने रखी थी, और डीजल जनरेटेड गैस चैम्बर था। ये जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए और कहते हैं भाई ये चल रहा है, मुझे कैसे पता लगेगा? तो कहते हैं जनाब यहां तो कोई प्रिजनर ही नहीं है, हम किसको मार के आपको दिखाएं? तो कहते हैं अच्छा मैं वेट करता हूं, जाओ यहां बगल में जो घेटो है वहां से लोग लेके आओ। जाते हैं, 400 ज्यूज को बगल के घेटो से पकड़ के लाया जाता है और इनके सामने उनको एक्सटर्मिनेट किया जाता है। ये उसे देखते हैं, कहते हैं हाँ गैस चैम्बर काम कर रहा है, और वहां से एक पार्टी में चले जाते हैं जो इनके ऑनर में दी गई थी। ये इनका जीवन का स्टाइल था। फिलिक्स कर्स्टन जो इनके मसाज थेरेपिस्ट थे, वो बताते हैं कि मसाज थेरेपी के दौरान हिमलर सिर्फ फिलॉसफी की बातें करते थे। और फिलॉसफी किसकी? वो बताते थे कि एक इंसान की डीड्स उसकी आइडेंटिटी से अलग है, और इस मसले में उनका विश्वास गीता पे जाता था। डॉक्टर फ्रांस हार्टमैन की ट्रांसलेटेड गीता वो अपनी जेब में रखते थे और अपने सारे इन दुष्कर्मों को, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए गीता में आसरा लेते थे। यहां तक कि 1943 में पोजनर स्पीच है इनकी, बड़ी फेमस है वो, जिसमें एसएस गार्ड्स को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप ब्रुटलिटी के साथ अपनी ड्यूटीज कीजिए, रिलेशनशिप और बाकी सारी चीजों को दरकिनार करके। हिटलर कृष्ण मानते थे उनको, चक्रवर्ती मानते थे हिटलर को, और इन्होंने अपने आगे पीछे वो संस्कृत स्कॉलर्स भी रखे थे, वॉल्टर वूस्ट के जैसे, जो इनको इसी तरह की फिलॉसफीज फीड करते थे। गीता की एक और इंटरप्रिटेशन, हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में गीता का बड़ा रोल है। 1909 में यह रिकॉर्डेड है कि अनुशीलन समिति, जो रिवॉल्यूशनरीज की एक कमिटी थी, उसमें इंडक्शन के लिए रिवॉल्यूशनरी को एक स्केलेटन के ऊपर फ्लैट लेटना पड़ता था, एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में गीता लेके ओथ लेनी पड़ती थी। लाला लाजपत राय, औरबिंदो, बाल गंगाधर तिलक, ये सब गीता से प्रेरणा लेते थे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने
खुदीराम बोस के ऊपर आर्टिकल्स लिखे थे जिसके बेसिस पे वो कन्विक्ट हुए और उनको मंडले प्रिजन में बर्मा में रखा गया। 1915 में बाल गंगाधर तिलक ने वहां पे श्रीमद् भागवत गीता रहस्य की रचना की और इसकी तुरंत ट्रांसलेशन होती है सब भाषाओं में और सारे समाज में यह फैल जाती है। थोड़ा सा पहले चलते हैं। 1889 में एक लड़का लॉ पढ़ रहा था इंग्लैंड में और उसके हाथ में किताब आती है एडविन आर्नोल्ड्स की सॉन्ग सेलेस्टियल, जिसका हमने पहले जिक्र किया था। गीता को वो लड़का पहली दफे अंग्रेजी में पढ़ता है और गीता उसके जीवन का आधार बन जाती है। और उस लड़के का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी 1920 में बाल गंगाधर तिलक की जो किताब है उसको पढ़ते हैं और बाद में उसके बेसिस के ऊपर वो अपनी ट्रांसलेशन भी सामने रखते हैं, जहां बाल गंगाधर तिलक उसी वर्ष को, उसी श्लोक को टिट फॉर टैट में इंटरप्रेट करते हैं। गांधी कहते हैं जो बोया सो पाया। गांधी का उसके ऊपर जो इंटरप्रिटेशन थी वो नॉन वायलेंट गीता के रूप में थी, पॉलिटिकल थी बट नॉन वायलेंट थी। गांधी जी ने गीता को हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं माना। उन्होंने कहा यह कहानी है, इसमें से मुझे सिर्फ एथिकल क्वेश्चंस जो ये आंसर करती है वो उनके जवाब लेने हैं और अपने जीवन में इसको ढालना है। गांधी जी ने गीता को आधार बना के पूरी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को निर्धारित किया। अपने डेथ से 3 दिन पहले उन्होंने लास्ट इंटरव्यू विंसेंट शीन को दिया था जो गीता पे आधारित था। गीता ने गांधी जी के जीवन को जहां आधार दिया, वहीं दूसरे साइड के ऊपर 1929 और 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक लड़का काम करता है नाथूराम गोडसे, और वो डिसइल्यूजन हो जाता है। वो कहता है ये प्रो मुस्लिम है सारा, और उसके बेस पे वो वहां से अलग हो जाता है और अपने आप को गीता पे आधारित कर्मयोगी मान के वो कर्म करता है जिसको हम गांधी जी की हत्या के नाम से जानते हैं। अपनी डेथ से पहले जो वो चिट्ठी लिखते हैं अपने माँ बाप को, नाथूराम गोडसे, उसमें गीता को इन्वोक करते हैं, कृष्ण को इन्वोक करते हैं। और जब वो डेथ के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए जा रहे होते हैं तो उनके हाथ में खुदीराम के बोस के जैसे ही अपने हाथ में गीता लेके जाते हैं। न कोई मरता है न कोई मारता है,